हेलो एवरीवन, सोशल सफियर बाय वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम अपनी एजुकेशनल वीडियोस शुरू करें, जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्शंस हो और डेमोक्रेसी का बेस है वो। इलेक्शंस के बिना डेमोक्रेसी कोई मीनिंग नहीं रखती है, क्योंकि इलेक्शन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कॉमन पीपल अपना सॉवरन राइट यूज करते हैं इन मॉडर्न डेमोक्रेसी और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। और इसीलिए प्रेजेंटली डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा गया है। और इस सब में इलेक्शंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो लेट्स सी कि क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं इलेक्शंस इन दी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, प्रेजेंट डे डेमोक्रेसी। कोई भी वर्ड यूज हो, एक ही मतलब है। तो सबसे पहली बात, हम जब इसको शुरू करें तो आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 ऑफ पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट इलेक्शंस, अबाउट वेरियस थिंग्स टू बी हैपन बिटवीन इलेक्शंस। आपके चाहे वो हम वोटर्स की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आती हैं वो बिटवीन आर्टिकल 324 टू 329 जो है वो इलेक्शन कैसे कंटेस्ट होंगे हमारे देश में, उसके बारे में बात करती हैं। फर्दर हमारा आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत में जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। आर्टिकल 324 के अंडर जो हमने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया है या गठन किया है, उनका मेन काम क्या है कि वो पूरे भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएंगे। इनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर, इनके हदों के अंडर आता है पार्लियामेंट के इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। तो ये सब इलेक्शंस इनके कंट्रोल के, कमीशन के कंट्रोल के अंडर आता है। कमीशन पूरी तरह से कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, फिर वो उनके ऊपर नज़र रखते हैं कि इलेक्शंस अच्छे से हों। और पूरी तरह डिटेल में इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में ही फॉरवर्ड जाके पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इलेक्शंस जो हैं वो सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी फॉर्म किया गया है, ताकि वो लोकल लेवल के यानी पंचायती राज या म्युनिसिपल के इलेक्शंस के ऊपर चेक रख सके, उनको कंडक्ट करवा सकें। अदरवाइज जनरली पूरे ओवरऑल इलेक्शंस जब होने हैं तो वो इलेक्शन कमीशन जो है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो पूरी कंट्री के लिए बनाया गया है, वो ही कंडक्ट करवाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद जो बात की गई है हमारी इलेक्शन की कुछ इम्पॉर्टेंस, कि सिर्फ एक जर्नल इलेक्टोरल रोल होगा, चाहे इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट, चाहे वो पार्लियामेंट की इलेक्शन है या स्टेट लेजिस्लेचर की इलेक्शन है। जिस तरह से आज़ादी से पहले एक सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम चलता था या कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम चलता था, उस चीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरह से बार कर दिया। उसने कहा कि जी नहीं, सिर्फ एक ही इलेक्टोरल रोल होगा और किसी तरह से भी रिप्रेजेंटेशन रिलीजन के बेस पे तो नहीं मिलेगा। अगर आप ये कहो कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं इसमें, वो भी नहीं चलेगा। क्यों मना किया गया इस चीज़ के लिए? क्यों हमारा जब कंट्री डिवाइड हुआ तो उसका बेसिस ही यही चीज़ें थी, रिलीजन एंड सेकेंडली सेपरेट इलेक्टोरेट। तो उन्होंने ऐसा कोई भी रूट या ऐसा कोई भी सीड जो है वो रह ना जाए, उसको पहले ही अप्रूव कर दिया गया। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंस हमारी जो बात करती है, सबसे पहले नो पर्सन शैल बी इनएलिजिबल। आप किसी भी पर्सन को इलेक्टोरल रोल में अपना नाम लिखवाने के लिए इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, कि रीजन रिच है, पुअर है। इन बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि इनका नाम जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा इन द इलेक्टोरल रोल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप एलिजिबल हो गए हो, आपने वो पर्टिकुलर एज अटेन कर ली है, तो आपको कोई भी इलेक्टोरल रोल में ऐड होने से रोक नहीं सकता है।
और ये प्रोविज़न क्यों की गई है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल का बेस है वो कहता है कि हमने सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। तो उस इक्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए इस चीज़ को ऐड किया गया है ताकि सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी मिल सके इन द इलेक्टोरल मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी। सेकेंडली हम बात करते हैं इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। आपका आर्टिकल 326 इस चीज़ की बात करता है कि भारत में जो इलेक्शन होंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होंगे। और इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगी और अदरवाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी ईयर, कि 61st अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि पहले एज क्या थी 21 ईयर्स, वोट कास्ट करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी थी 21 ईयर्स, जिसको कि कम कर दिया गया लेटर ऑन 18 ईयर्स। और इस चीज़ को फोर्स में कब लाया गया? दैट इज़ इन मार्च 28, 1989। अब मार्च 28, 1989 से जो भी सिटीज़न 18 सालों का है वो वोट कास्ट कर सकता है। फर्दर हम मूव करते हुए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और कि ये 61st अमेंडमेंट कब हुई थी? इन द ईयर 1988। और इम्प्लीमेंट कब किया गया इसको? इन द ईयर 1989। और 1988 में भी कब? दिसंबर मंथ में। ठीक है। सो फर्दर कुछ क्वालिफिकेशंस के बारे में इम्पॉर्टेंटली बात की जाती है कि कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। पहला, द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना ज़रूर होना चाहिए। देन एज कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस को ओन ना करते हो, ना ही वो बैंकरप्ट हो या इनसेन हो। द अदर इम्पॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया आर सीक्रेट बैलेट। हमने जो प्रोसेस सिलेक्ट किया उसमें हमने क्या सिलेक्ट किया कि हम यहाँ पे जब भी इलेक्शन करवाएंगे दैट इज टू बी कंडक्टेड अंडर द सीक्रेट बैलेट। मतलब आप अगर वोट कास्ट करने जा रहे हो, कोई आपको प्रेशराइज करके नहीं पूछ सकता कि भाई किसको वोट करके आए। वो आपकी विश आपने बताना है नहीं बताना, बट आपको कोई पूछ नहीं सकता है, ना ही आपको कोई प्रेशराइज कर सकता है कि आप वोट कास्ट कीजिए टू सच और सच पर्सन। आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता कि आप अपना कीमती वोट किसी को भी दीजिए जाके, जिसको भी कोई और आपको प्रेशराइज नहीं करता। अपने राइट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये मेरा सीक्रेट बैलेट है, मैं जाके अपने आप ही अपने वोट डालना चाहते हैं, जिसको मर्जी हम चाहें उसी को। पहले क्या होता था सीक्रेट बैलेट के अंदर कि जब सबके नॉमिनेशंस हो जाते थे, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इलेक्शंस हैं, जब सबके नॉमिनेशन हो जाते थे उसके बाद एक लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है उसको प्रिपेयर किया जाता था। और वो प्रिपेयर किया कौन करता था? दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद बैलेट पेपर लिया जाता था और उसके ऊपर उन सबके नाम को प्रिंट कर दिया जाता था। और बैलेट पेपर जो है उसको यूज किया जाता था टू कास्ट द वोट। और बैलेट पेपर के ऊपर लैंग्वेज कौन सी होगी जिसके ऊपर वो नाम प्रिंट होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करते थे कि किस भाषा में उसके ऊपर जो है डिजाइन किया जाएगा नाम को या लिखा जाएगा नाम को। और सिंबल्स भी उनके साथ जो है, उनको अलॉटेड सिंबल्स जो हैं कैंडिडेट्स के, वो भी उसके साथ प्रिंट कर दिए जाते थे ताकि आसानी से लोग पार्टी को रिकॉग्नाइज कर सकें। लेकिन अब 1998 के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने बैलेट पेपर का यूज कम किया और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया बाय द ईवीएम्स यानी इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स के साथ। और इसके बाद फ्रॉम 2003 ऑनवर्ड्स इलेक्शंस जो हैं वो हेल्ड होने लगे इंडिया में थ्रू ईवीएम्स। ठीक है। एंड लोगों को इनकरेज किया गया कमीशन की तरफ से कि इसके थ्रू ही वोटिंग होगा। एंड 2004 के जब इलेक्शंस हुए थे तो पूरी तरह से 1 मिलियन ईवीएम्स जो थी उनको यूज किया गया और पूरी तरह से इलेक्शंस जो हैं थ्रू ईवीएम्स को के ही कंडक्ट करवाए गए। फर्दर इंपॉर्टेंस है दैट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए टू द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। और इसी के अंडर जो है इनको रिजर्वेशन ऑफ सीट दिया गया है। एंड
जो जॉइंटली लोग इनको इलेक्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं सिस्टम था कि इनको इन्हीं की कम्युनिटी जो है सिलेक्ट करेगी, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ सीट्स को, इनकी स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ सीट्स को जो है वो रखा गया ताकि इनको भी रिप्रेजेंटेशन दी जा सके एंड दे कैन डू सम वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ देयर सोसाइटी और द कैटेगरी। चुने ये वोटर्स के साथ ही जाएंगे, दोबारा ही जाएंगे, लेकिन रिजर्व कर दिया गया कुछ सीट्स को इनके लिए। लेट्स मूव फर्दर हम बात करते हैं नेगेटिव वोटिंग की। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर्ड। ये एक ऐसी प्रोविजन है जिसके ऊपर 27 सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी और डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनके पास अधिकार होना चाहिए राइट टू रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स। ये अधिकार उनके पास होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसको फर्दर इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए इंट्रोड्यूस किया नोटा, मीन्स नन ऑफ द अबव। और अगर कोई भी कैंडिडेट उन्हें पसंद नहीं है तो वो अपना फिर भी राइट टू वोट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। जाकर दे कैन स्टिल एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन पोलिंग बूथ बाय प्रेसिंग द बटन नन ऑफ द अबव। ठीक है, और इसको 16th लोकसभा में पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन हाँ जी, जो 2013 के बाद स्टेट इलेक्शंस हुए थे उनमें भी, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद 2014 के इलेक्शंस में पूरी तरह से इसको ईवीएम के ऊपर आया ये ऑप्शन कि लोग अगर उनको कोई पसंद नहीं है तो वो इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंस थी अबाउट द इलेक्शंस इन द डेमोक्रेसी और इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी। राइट टू वोट को एक सेक्रेट राइट या सुप्रीम राइट का नाम दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है, इसके थ्रू हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की, कौन हमारा कंट्री रन करेगा, उनको इलेक्ट करते हैं। अगर आप हिस्ट्री में पीछे जाएं तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो राइट टू वोट को रिस्ट्रिक्ट करते थे सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी वाले पर्सन्स को देने के लिए। जिनके पास प्रॉपर्टी है दे हैव द राइट टू एक्सरसाइज द राइट टू वोट। लेकिन इस चीज को बाद में बहुत सारे स्कॉलर्स ने डिनाई किया कि आप किसी के जेंडर के बेस में, किसी के रिच या पुअर होने के बेसिस पे उनको आप राइट टू वोट नहीं दे सकते हैं। राइट टू वोट जो है वो सबका अधिकार है। जिस स्टेट में कोई पैदा हो गया वहां पैदा होने पर उसको ये अधिकार मिलता है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वो इलेक्ट कर सके। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका फेवर किया, जैसे मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन सब ने इसका फेवर किया कि राइट टू वोट जो है वो जो लोग उस स्टेट में पैदा हो गए उन सबका अधिकार है अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना। तो इसीलिए बिना किसी तरह की एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन किए बिना सबको ग्रांट किया जाए राइट टू वोट, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का एक बेस है। इसके बिना डेमोक्रेसी कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। और जब राइट टू वोट सबको मिलेगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन का इम्पोर्टेंस आप सबको बड़ी क्लियरली समझ आ गया होगा। फर्दर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर बात करेंगे कि कौन से आर्टिकल के अंडर आया है और इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। तब तक के लिए एजुकेशन कंटिन्यू रखिए एंड सोशल सफेयर बाय वनीता को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर।